बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ सब्सक्राइब कीजिए। जब आप बेल के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, तो वहाँ ऑल होता है, उस पर टैप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस चैनल को भी, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। मैं ये जो ऑपरेशन शाबान है बलूचिस्तान में अब जो जारी है, इसकी बात करूँ। उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अपोजिशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, हमारे फील्ड मार्शल साहब, वज़ीर आज़म साहब, हमारे हुक्काम जो बलूचिस्तान में अब कर रहे हैं, उसकी बात करूँ। इन तमाम चीज़ों से पहले मैं आपकी अपनी बात करूँ, इस मुल्क के एक आम आदमी की बात करूँ जो हमें ख़बरें नज़र आ रही हैं। हुकूमत एटलीस्ट कम अज़ कम वर्ड्स में भी कातिल हुकूमत, बेशर्म हुकूमत, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। ये लोधरा का इकरार है। ये 20-21 साल का नौजवान इस्लामाबाद में मेहनत मजदूरी करता है। ये अपनी वालदा से मिलने लोधरा आया। वालदा सिलाई कढ़ाई करती हैं और मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। 200 यूनिट क्रॉस करने की वजह से मुसलसल दूसरे महीने इनका बिल 10,000 रुपये आया। माँ ने अपना मोबाइल फ़रोख्त करके बिजली का बिल अदा किया। इस बच्चे से अपनी माँ की बेबसी नहीं देखी गई। ख़ुद पर इसने पेट्रोल छिड़का, आग लगा ली। 20 घंटे अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। ज़िंदगी मौत की कशमकश में दम तोड़ गया। ये इसकी ज़िंदगी। फिर उसके बाद आप देखिए, हासिलपुर शहर में मियाँ और बीवी ने मिलकर पहले 2 बच्चों को जहर दिया, उनको मारा, ख़ुद भी जहर पी लिया और किराए के मकान में रहते थे। काम ना मिलने की वजह से पिछले 3 महीने से किराया नहीं दे सके थे। मालिक मकान ने घर खाली करने का कह रखा था। 17,500 के आसपास बिजली का बिल वापडा वालों ने भेज दिया। बिजली का मीटर तार उतार कर ले गए। बच्चों ने दूध लाने की ज़िद की। मियाँ बीवी ने बच्चों समेत अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। ऐसी और भी दास्तानें हैं। मैं देख रहा था एक टेलीविज़न प्रोग्राम लाहौर में, जो न्यू न्यूज़ का लाहौर ओनली चैनल है, वहाँ पर चल रहा था। एक शख्स ये बता रहा था कि सुबह बच्चों के जागने से पहले काम पे निकल जाता हूँ, रात को घर वापस जाता हूँ जब बच्चे चले जाएं, क्योंकि अगर वो 10-20 रुपए की खाने की चीज़ मांग लें तो खाना जो 2-3 वक्त का खाना है वो तो दूर की बात, उस चीज़ के पैसे नहीं होते। इसलिए बच्चों के सामने उनकी फरमाइशें छोटी छोटी वो भी पूरी नहीं कर सकता तो शर्मिंदा होता हूँ। ये हुकूमत हमारी इस वक्त हमें यहाँ ला चुकी है। और ये लोग वो हैं जो अभी मैं देख रहा था ना, ये जो बिजली का बिल इसने अपनी जान ले ली इकरार ने, वो मुझे तकरीर याद आती है। जब तुम्हारा बिजली का बिल आएगा उस पे लिखा होगा तुम्हारा बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया। डूब के मर जाने का मकाम है आप लोगों के लिए। 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। शर्म नहीं आती? अब इस वक्त हालात ये हैं कि जिस शख्स का एक बार यूनिट्स 200 प्लस हो गया तो 6 महीने तक उसका बिल प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर 10,000 रुपए से ऊपर का बिल आएगा। ये हमारे हुक्मरान हैं। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। ये कत्ल है। ये जो खुदकुशियां हैं ना, ये कत्ल है। इन हुक्मरानों ने किया है, कबाड़ा करके रख दिया एक आम आदमी की जिंदगी का। उसके बाद आप देखें इन लोगों को, लिया है भाई जहाज, लिया है भाई। वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं बेशर्म। हाँ जी, ये इसको भी मिलता है तो उसको भी मिलता है, तो हमें कितना मिलता है। ये अपने कारकुनों का सामना नहीं कर सकते और 4 दिन से दिफा पे लगे हुए हैं। वो हाँ जी, जहाज पंजाब की एयरलाइन का है। नहीं जी, पंजाब की एयरलाइन का नहीं है जी, मरियम नवाज का जहाज है। मतलब शर्म ही नहीं है। यूनिट फ्री देंगे, आपकी जिंदगी यहां ले जाएंगे। यूरोप बना दिया, ये बनाया इन लोगों ने यूरोप, कब्रिस्तान। मतलब इनके बारे में बात करते हो बंदा एहतियात करे कि बाकी जो कानूनी चीजें हैं ना, कि वो कोई कानून लगा देंगे, पैका लगा देंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, वो अलग। आपकी अपनी जबान आप कंट्रोल छोड़ जाएं। बच्चे देख रहे हैं, फैमिलीज देख रही हैं, कुछ बोल जाए इन लोगों को। शर्म से आ रही है हुक्मरान। इस वीडियो के मौजूआत की बात करते हैं। सबसे पहले नस्ला टावर का मामला। नस्ला टावर कराची में नर्सरी पर गिरा दिया गया। 11 मंजिलें, 43 फैमिलीज रहती थी। चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने कहा इमारत के पीछे एक हिस्सा जिस पर आपका इस्तेकाक नहीं था, वहां पर भी आपने तामीर कर ली, गिरा दिया गया नस्ला टावर।
वो 43 खानदान पूरी इमारत पे फ्लैक्स लगा के भीख मांगते रहे, गिरा दिया गया। अब उसके बाद हमारी आईनी अदालत ने कहा कि नहीं, ये फैसला हम वापस लेते हैं, लाओ सारा मलबा उठाओ, मलबा जोड़ो और ऐसे करके वापस लगा दो नस्ला टावर उसी जगह। 43 खानदानों का सामान वापस लाकर उसमें रख दो, उसके बाद 11 मंजिलें पूरी की पूरी तामीर कर दो। वहां जो गार्ड्स चौकीदार वगैरह रह रहे थे, ये कुछ 45-46 खानदान बन जाते हैं, करके दे दो। मजाक बनाया हुआ है। एक इमारत गिरा दी, अरबों का नुकसान हो गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम ये अहकामात वापस लेते हैं। इतने बड़े बड़े जज साहिबान, दुनिया भर से तालीम हासिल करके आए हुए लोग, आला तरीन कानूनी दिमाग, मुल्क के लोगों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए बैठे हुए लोग, आप लोगों ने घर गिरा दिए लोगों के, और उसके बाद कहा हम ये फैसला वापस लेते। लाओ लगाओ इमारत वापस अपनी जगह पर। ये एआई है क्या? आपने उसके बाद जो है वो यूं करके वापस खड़ा कर देना है? ये जिंदगी है, हकीकी जिंदगी है। एआई में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, आप लोगों में कौन सी इंटेलिजेंस है? ये आप लोगों ने जो किया एक आम आदमी के साथ, आप लोगों को कोई एहसास निदामत हुजूरे वाला बसद एहतराम होता है कि नहीं होता? मतलब किसी शख्स को कोई मार दे और मार देने के बाद उसकी फांसी की आप सजा दे दें, और फांसी की सजा देने के बाद आपको मालूम हो कि आपने गलत बंदे को फांसी चढ़ा दिया, उसके बाद कहें हम फांसी के अहकामात वापस लेते हैं। गलत बंदे को फांसी देने के बाद कहें हम फांसी के अहकामात वापस लेते हैं। करेंगे ऐसा? हमारे यहां तो यह भी हो चुका है इतनी बड़ी सियासी शख्सियत के साथ। तो हमारे यहां ये अदालतें, इन जज साहिबान की, इनकी तनख्वाहें 27-28 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लाखों में। जितना एक खानदान एड़ियां रगड़कर अपनी जूतियां घिसकर कमाता है ना 6-6 महीने में, 6-6 महीने में खानदान के कई अफराद, बाप, बेटा, मां, पूरा खानदान कमाता है, उतने इनके पर्क्स हैं। यानी 6 महीने में कोई खानदान जितना कमाएगा उतने पर्क्स हैं इन लोगों के। उसके बाद आप देखें ये इस तरह के फैसले करते हैं जैसे कोई बच्चा बैठा हुआ खेल रहा है, गिरा दो, बना दो। ये लेगो चल रहा है आप लोगों का। अजीबो गरीब मजाक है भाई। फिर उसके बाद मुझे जो आपसे बात करनी है, इस मुल्क में एक और मजाक चल रहा है। ये जो हमारी ऑपोजिशन है, जब हम न्यूज कर रहे थे, बाकी सब चल रहा था, तो ये राना सनाउल्लाह, ये फजलुर रहमान साहब, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये शहबाज शरीफ साहब, ये आकर टेलीविजन पे बयान देते थे, बयान चलते थे। वो कहते थे हुकूमत अगर ये नहीं करने देगी तो कैसे नहीं करने देगी, हमने चूड़ियां पहन रखी हैं। यहां महमूद खान अचकजई एक तरफ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक तरफ, मुस्तफा नवाज खोखर एक तरफ, उसके बाद बड़े बड़े नाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारा मीडिया गायब करके बैठा हुआ इन लोगों को। इन लोगों की प्रेजेंस नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे जंग और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर, मैं टेलीविजन चैनल्स की बात नहीं कर रहा, वेबसाइट पर इन लोगों की खबरें नहीं मिली। ये लोग आज जो बात कर रहे हैं बतौर ऑपोजिशन रहनुमा इस मुल्क में, वो खबर हमारे चैनल्स पर चल ही नहीं रही है। ये हमारे यहां इस वक्त एक मजाक चल रहा है। देखिए आप, महमूद खान अचकजई साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग अब नए आइन की बात कर रहे हैं। ज़ियारत वाक़े में अहलकारों ने जिनसे भी मदद मांगी, उन अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। वो ये कहते हैं कि मुल्क को बचाने के लिए अवाम उठ खड़े हों। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। हमारे लिए अल्लाह की बंदगी काफ़ी है, किसी और की बंदगी नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आ रही है। और फिर वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर कुछ नौजवानों पर गोलियां चलाने की इत्तला है। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे कोई हमें मार दे। और वो कहते हैं उन अफसरान को ओहदों से हटाया जाए जिनसे मदद मांगी गई थी, जिन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखिए कि इन लोगों ने मजीद इस्तीफों का मुतालबा किया है। 4 मुतालबात सामने रखे। बलूचिस्तान हुकूमत मुस्ताफी हो। 1, दहशतगर्दी, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, ब्रीफिंग दी जाए। 2, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। 3, मुज़ाकरात किए जाएं, इमरान खान, महारंग समेत तमाम सियासी असीरान रिहा किए जाएं। 4, ये इनकी जानिब से अब हमारे सामने मुतालबात हैं। मैं बड़ी बड़ी तकारीर हुई ना, लतीफ़ खोसा साहब ने, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, बाकी उन्हें जो बातें की, वो बातें ये मुसलसल कर रहे हैं। इस मुल्क में इस वक्त
सियासत हो नहीं रही, हाइब्रिड प्लस हुकूमत है। हाइब्रिड प्लस हुकूमत ने ऑपोजिशन को नकेल डाली और ऑपोजिशन ने डलवा भी ली। नकेल डालने के बाद चैनल्स को उन्होंने मैनेज किया और मैनेज करने के बाद सब बंद करके रख दिया। तो अभी ऑपोजिशन जो हुकूमत को शेम और ब्लेम करती है और उनके करतूत अवाम के सामने रखती है, वो नहीं रख सकती और इसको हम जमहूरियत कह रहे हैं। इस वक्त ऑपोजिशन की मीडिया पे आवाज नहीं है, पार्लियामान में उनकी तकारीर सेंसर कर दी जाती हैं, उन लोगों को प्रेस क्लब में बात करने की इजाजत नहीं है और इसको हम जमहूरियत कह रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ज्यादा बोल दें तो फिर उनको फोन्स आने लगते हैं और वो मजीद बोलने के काबिल नहीं रहते और इसको हम जमहूरियत कहते हैं। ये अपने भाई के लिए नहीं, अपने लीडर के लिए, एक सियासी कैदी के लिए, इमरान खान के लिए अडयाला पहुंचे और इन लोगों को 2 किलोमीटर दूर धूप में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए अभी आपको बताते हैं आपकी मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, और 4 बजे कहा जाए मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, और इसको हम जमहूरियत कहते हैं। और फिर इस तमाम तर सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैदियों के हुकूक पर एक अदद कॉन्फ्रेंस रखे, वो कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसमें एक वजीर आला अपने तमाम दुखड़े बयान करे, कांच की बोतल टूटकर गिर जाए, कांच समेत गुड़ उठाकर खा लूं, ये सब बता दे, ये चल जाए। लेकिन दूसरे वजीर आला की गुफ्तगू पूरी की पूरी सेंसर कर दी जाए, इसको हम जमहूरियत कहते हैं। और ये हमारे यहां अभी चल रही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का निजाम है, ये जमहूरियत हमारे यहां अभी चलेगी। अभी कुछ खास इसमें बदलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। इस मौके पर मुझे आपके सामने एक चीज और रखनी है, वो चीज है हमारे सामने इस रजादार के मामले की। मैं देख रहा था कि हिना परवेज भट्ट साहिबा हों या पंजाब के कुछ दीगर लोग, वो पंजाब में मजीद कुछ वाकयात हुए हमारे यहां मुसलसल हो रहे हैं। ये ज्यादती के वाकयात, लड़कियों से छेड़छाड़ के वाकयात, बेहूदगी के वाकयात, उन वाकयात पर लबकुशाई कर रही थी और बता रही थी कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो रजादार ने, इसके साथियों ने किया है, ये कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है? बाकियों के लिए सीसीडी नेफे में पिस्तौल चलाती है और यहां कानून के नेफे में पिस्तौल चल जाता है। वहीद बॉस, उसके वकील राना इंतजार साहब आए और राना इंतजार साहब ने आकर यह बताया कि वहीद बॉस को अदालत में पेश करने से यह निजाम कासिर है, यह बता दिया गया है। और वहीद बॉस की वालदा, उन्होंने हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन दे दी है, हब्से बेजा में रखा जा रहा है, ये उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, दुहाइयां वो दे रही हैं। और उसके वकील कह रहे हैं कि वहीद बॉस नहीं है, क्योंकि वो लड़कियां जिनके साथ ये सब कुछ किया गया था, वो लड़कियां तो ये बयान देकर गई हैं कि बॉस बड़ी सुथरी इंग्लिश बोलता है। वो बॉस जो बड़ी सुथरी इंग्लिश बोलता है, उस बॉस के हवाले से और इस वहीद बॉस के बारे में राना इंतजार ये कह रहे हैं कि ये तो सादा सा बंदा है, ये पंजाबी नहीं बोल पाता, ये ढंग से उर्दू नहीं बोल सकता, और आप कह रहे हैं कि ये बॉस है। उनका ये कहना है कि वो बॉस नहीं है। लड़कियों के बयान में पता चल रहा है कि बॉस कौन है। और बॉस के हवाले से याद रखिएगा कि हमें मुख्तलिफ सहाफियों से ये पता चल रहा है, मुख्तलिफ सहाफियों को मुख्तलिफ जराए से ये पता चल रहा है कि बॉस की इस्लामाबाद वाली तस्वीर मौजूद है। इस्लामाबाद के हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों में, सेफ सिटी कैमरों में वो तस्वीर मौजूद है। डीएचए के घरों की फुटेजेस ले ली गई हैं और उनको खंगाला जा रहा है, और बॉस की वहां से भी कोई तस्वीर निकल आएगी या निकल चुकी, ये अभी तक हमारे सामने आना बाकी है। तो बॉस कौन है ये भी सामने आएगा। वो जो डीआईजी फैसल कामरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी ना कि बॉस अलीडार है, अलीडार नहीं है, ये गलत बयानी है, डीआईजी साहब कह रहे थे। हालांकि डीआईजी साहब को ये कहना चाहिए था कि जी हमारे पास हमारी तफ्तीश के मुताबिक बॉस है वहीद, और अगर आप कह रहे हैं कि अलीडार है तो आप साबित करें, सहाफी को आप बताएं कि आप साबित करें, ये आपका काम है। उसके बजाय आप कह रहे हैं ये गलत बयानी है, और आप एक सियासी खानदान के चश्मो चराग के साथ साथ एक सियासी खानदान के दूसरे चश्मो चराग और एक वजीर साहब को बचाने के लिए वहां खड़े होकर कह रहे हैं ये गलत बयानी है। तो वो सहाफी अपनी बात कर रहा है, आप अपनी बात कर रहे हैं, और आप कहें कि हमारी तफ्तीश वहीद को बॉस बताती है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आप बताएं कि वहीद बॉस नहीं है, अलीडार बॉस है, साबित कर दें। लेकिन नहीं, फैसल कामरान साहब ये भी ऐलान करेंगे कि ये गलत बयानी है। तो ठीक है, जिस तरह का ये सेटअप, जिस तरह का ये सिस्टम चल रहा है,
इस सिस्टम में ये चीजें इसी तरह से चलती हुई नजर आ रही हैं। नस्ला टावर से शरीफों के जहाज तक, शरीफों के जहाज से खैबर पख्तूनख्वा की मुराद तक, इस मुल्क में सबके लिए सब कुछ है। एक पार्लियामेंटेरियन के लिए ब्लू पासपोर्ट है और सूबाई असेंबली के लिए ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए। एक गरीब आदमी जब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर, बड़ी मेहनत करके, बहुत जान मार के अगर कहीं बैरूने मुल्क नौकरी हासिल कर भी ले तो एयरपोर्ट पर उसके पासपोर्ट पे जिंदगी का पहला ठप्पा लगता है ऑफलोडेड। ये इस मुल्क में एक आम आदमी की औकात है जो इस मुल्क का मालिक है, जो इन तमाम लोगों को जिनको ब्लू पासपोर्ट चाहिए, जिनको डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और दीगर पासपोर्ट चाहिए और गरीब वाला पासपोर्ट इनके लिए शायद नाकाबिले बर्दाश्त है, वो लोग जो उस आम आदमी का वोट लेकर जाएंगे वो यहां हैं और आम आदमी यहां इस मुल्क में, ये उस आम आदमी की कुल औकात है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।